सो हेलो एवरीवन, दिस हितेश भैया और आज मैं आपके लिए फिर से लेकर के आ गया हूँ विज्ञान का वायरल पेपर। और भैया ये वायरल पेपर जिसका कोड है 801 HL, ये आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर होने वाला है। अगर आपको चाहते हो कि आप बोर्ड एग्जाम में 70 में 65 नंबर लेकर के आओ, 70 में कम से कम 66 नंबर 67 नंबर, अगर आप चाहते हो कि मेरे नंबर इतने आए तो आपको इन पेपर को डेली बेसिस पर तैयार करना होगा। ठीक है, ये पेपर तैयार करने के बाद मेरी आपसे गारंटी है कि भाई साहब आप लोगों के नंबर 100% भाई साहब आप 90+ लेकर के आओगे एग्जाम में। जो पेपर है बस उनको डेली पूरा देखो। अगर आप शुरुआत से लगाकर पूरा वीडियो को देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि पेपर में आखिर है क्या। सबसे पहले पेपर की जो शुरुआत होती है वो यहाँ से हो जाती है कि पेपर 2025 में आएगा। विज्ञान का पेपर आप लोगों का होने वाला है, सभी को पता होगा। मेन बात ये है कि 3 घंटे 15 मिनट के अंदर पूरा पेपर आपको करना होगा। पेपर की एक सबसे बड़ी बात ये है कि भाई पेपर 70 नंबर का आता है। और दूसरी बड़ी बात ये है कि ये जो पेपर आपका है 2 खंडों में आता है। खंड आ होता है जिसमें सभी के सभी पूछे जाते हैं बहुविकल्पी प्रश्न, जैसा कि आप देख सकते हो। सभी के सभी खंड आ में जितने भी प्रश्न आते हैं वो सभी के सभी बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। और उन सभी का जो क्वेश्चन का आंसर होता है वो आपको OMR शीट में देना रहता है, जिसको आप कुछ इस तरीके से गोला करके उनके आंसर को भरते हो। ठीक है, अब इसी मेरे पास अभी OMR शीट नहीं है फिलहाल। मैं अभी आपको बताऊंगा कि OMR शीट में भी क्वेश्चन के आंसर को कैसे करते हैं। इसके बाद और ज़रूरी बात यह है कि जो खंड बा आएगा उसमें 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई इस पेपर की बेसिक जानकारी कि खंड आ में क्या आने वाला है और खंड बा में क्या आने वाला है। ठीक है, फिलहाल अब मैं आपको बताने वाला हूँ इम्पोर्टेंट चीज़, जो कि है भाई साहब खंड आ के सभी बहुविकल्पी प्रश्न कौन से आपको करने हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। और सभी लोग पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए 70 में कम से कम 65 नंबर लाने हैं। तो चलिए बहुविकल्पी प्रश्नों को देखते हैं। तो देख सकते हो आप लोग स्क्रीन पर कि आपके सामने दिख रहा होगा खंड आ। और खंड आ में भाई साहब क्या पूछा गया है, तो खंड आ में सभी के सभी बहुविकल्पी प्रश्न हैं। और खंड आ में सबसे पहले आप लोगों का आ चुका है उपखंड का। ठीक है, उपखंड का। तो यहाँ पर आप लोगों को जो विज्ञान का ये जो पेपर है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पेपर आप लोगों का है 3 खंड में होता है, जिसमें आपकी आती है फिजिक्स। ठीक है, आपकी आती है बायोलॉजी, इसके बाद में आपकी पूछी जाती है केमिस्ट्री। यानी भैया अगर आप लोगों ने तीनों के भाग को अच्छे से समझा तो मान के चलिए मैं आपसे गारंटी ले रहा हूं कि आपको फिर बोर्ड एग्जाम में ये पता चल जाएगा कि आखिर में साइंस का पेपर कैसा आता है। और इस प्रकार की वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर जो मोटिवेशन आएगा पेपर को करने का वो अलग लेवल का होगा। ठीक है, फिलहाल पहले क्वेश्चन पर आते हैं। और सबसे पहले देखिए पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। सबसे पहला क्वेश्चन नोट करेंगे और इसका आंसर आप हमें बताएंगे। क्वेश्चन है कि क्लोरीन अणु में उपस्थित आबंध होता है। बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आने वाला है कि क्लोरीन अणु जो होता है उसमें उपस्थित आबंध कौन सा होता है, आयनिक होता है कि द्विदेवी नहीं होगा, यहाँ पर द्वि लिख लीजिए। थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती पेपर में तो वो मैं आपको बताता चलूंगा। तो आयनिक आबंध होगा कि द्विसहसंयोजक बंध होगा कि एकल सहसंयोजक आबंध होगा कि त्रिसहसंयोजक आबंध होगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, आप लोग इसको सही लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी को, यानी एकल सहसंयोजक आबंध जो है ये बिल्कुल इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल पहले क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपको पता था तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 1 नंबर में पूछे जाने वाला बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा गया है और क्वेश्चन आप लोगों का सेकेंड है। कह रहा है कि एथेनोइक अम्ल का सूत्र होता है। देखो एथेनोइक अम्ल का जो सूत्र होता है वो आप सभी लोगों को मैं बता देता हूं कि बहुत आसान है एकदम। एथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो एथेनोइक अम्ल यानी इसमें ओइक अम्ल आ रहा है। क्या आ रहा है, ओइक अम्ल। तो भैया यहाँ पर कौन सा आपका क्रियात्मक समूह होगा, आप सभी लोगों को पता होगा कि ये क्रियात्मक समूह इसमें होगा। अब बताइए कहाँ पर ये आपको दिख रहा है। तो सबसे पहले तो आपको ये यहाँ दिख रहा है। ठीक है, वैसे अगर मैं बताऊं तो मतलब कि सभी जगह ये दिख रहा है, लेकिन जो इसका राइट आंसर होगा वो आप लोगों का हो जाएगा CH3COOH। ठीक है, तो ये बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी एथेनोइक अम्ल का जो सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र, वो आप लोगों का ये होता है। बहुत सारे लोग ये बताएंगे, लेकिन मैं उनसे बता दूं कि यहाँ पर आपके 3 कार्बन हो जाएंगे और 3 कार्बन होने के कारण ये प्रोपेनोइक हो जाएगा। आया समझ में, यहाँ पर 2 कार्बन है इसलिए इसको हम एथेनोइक अम्ल बोलेंगे। तो भाई साहब इसका राइट आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा, इसको बिल्कुल आप सही लगा लेंगे।
तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर तीसरे को देखिए। एक नंबर में ये वाला भी प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि एल्डिहाइड क्या है। तो आपको ये बताना है कि एल्डिहाइड क्या है, एथेनॉल है कि मेथेनॉल है कि एथेन है कि मेथेनल है। तो इनमें से एल्डिहाइड कौन सा है? तो भाई इसमें से आपका जो एल्डिहाइड है वो कौन सा है बताइए। तो इसमें से आपका जो एल्डिहाइड है, तो इसमें से जो आपका एल्डिहाइड है वो ऑप्शन नंबर आपका डी है, यानी मेथेनैल। मेथेनैल जो है ये आपका क्या है, एक प्रकार से एल्डिहाइड है। ठीक है, ये ऑल आ गया, ये ऑल भी नहीं होगा, ये भी ऑल नहीं होगा, ये एन भी नहीं होगा, इसलिए मेथेनैल जो है वो एक प्रकार का एल्डिहाइड होता है। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। आपके बोर्ड एग्जाम में इस सेट में 100% ये क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। ठीक है, फिलहाल अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जाने वाला बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट कर लीजिए। आपको ये क्वेश्चन पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन है कि एनटीपी पर अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है उसे क्या कहते हैं। देखो एनटीपी क्या देख रखा है, एनटीपी। तो एनटीपी पर एक अधातु होती है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको एकदम रट लेना है कि एनटीपी पर एक अधातु होती है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं। तो भाई साहब उसको हम लोग कहते हैं ब्रोमीन शायद में, फ्लोरीन शायद में, कि आयोडीन शायद में, कि क्लोरीन। तो इनमें से कोई एक राइट ऑप्शन है, बताइए कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ब्रोमीन। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है इसका। समझ में आ गया। चलिए अब आप लोग नोट करिए अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 नंबर हमारा अगला क्वेश्चन। तो भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है कि एल्यूमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन की परत बनना कहलाता है। अब देखिए आप लोगों ने घर में देखा होगा कि जो एल्युमिनियम की चीज़ें होती हैं उनके ऊपर क्या चढ़ जाती है, एक अलग सी परत चढ़ जाती है, जिससे कि नए बर्तन पुराने हो जाते हैं। और एल्युमिनियम की सतह पर जो परत चढ़ जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, या फिर उस परत चढ़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो उसको एनोडिंग कहते हैं, कि बेसेमराइजेशन कहते हैं, कि श्रृंखलन कहते हैं, कि या फिर इनमें से किसी को भी नहीं कहते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा एनोडिंग। क्या हो जाएगा, एनोडिंग। तो एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन की जो परत चढ़ जाती है, ठीक है, ऑक्सीजन की जो परत चढ़ जाती है उसको भाई डियर स्टूडेंट क्या कहते हैं, तो उसको एनोडिंग कहते हैं। ठीक है, जिन लोगों को बोर्ड एग्जाम में 70 में आसानी से एकदम 65 नंबर लाने हैं, भाई इस पूरे पेपर को एकदम अंत तक देखिए, आपको एकदम बेहतर तरीके से एक एक क्वेश्चन समझ में आने वाला है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन यानी इस पेपर का अगला क्वेश्चन नंबर 6 जो कि होने वाला है एक रिएक्शन क्वेश्चन होने वाला है, एक रिएक्शन टाइप का क्वेश्चन मतलब। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि BaCl2 के 2 अणु जो कि क्रिया करते हैं Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट से। भाई बेरियम क्लोराइड के 2 अणु जो कि सोडियम सल्फेट से क्रिया करते हैं और बना लेते हैं BaSO4 और बना लेते हैं 2NaCl। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये Ba क्या करता है, इस SO2 के साथ जुड़ जाता है और बना लेता है बेरियम सल्फेट, और ये Na जुड़ जाता है Cl के साथ और बना लेता है सोडियम क्लोराइड। तो ये कैसी अभिक्रिया हुई, बताइए ये कैसी अभिक्रिया हुई। तो मेरे डियर स्टूडेंट ये एक प्रकार की द्विविस्थापन अभिक्रिया हुई। कैसी अभिक्रिया हुई, द्विविस्थापन अभिक्रिया हुई। चलिए आपको ऑप्शन दिखाते हैं और आपको 1 नंबर कैसे मिलेगा बताते हैं। चलिए यहाँ पर ऑप्शन अगर आप नजर डालेंगे तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है योग अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी दे रखा विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी दे रखा द्विविस्थापन, और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है अपघटन अभिक्रिया। अब देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्यों होगा, क्योंकि आपने देखा था कि यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो पेपर में कि इसमें क्या हो रहा था कि ये जो बेरिलियम है, ठीक है, ये सल्फेट के साथ जुड़ रहा है और ये सोडियम क्लोरीन के साथ जुड़ रहा है, यानी आयनों का आपस में अदला बदली हो रही है। अब जब आयनों की आपस में अदला बदली होती है तो जायज़ सी बात है वहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। ठीक है,
तो चलिए अब आपको बताते हैं, उम्मीद करते हैं ये जितने भी क्वेश्चन आपके थे 6 क्वेश्चन, ये थे केमिस्ट्री के क्वेश्चन। और केमिस्ट्री के क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से समझ लिए हैं माय डियर स्टूडेंट, तो ये मान के चलिए ये वो केमिस्ट्री के क्वेश्चन हैं जो आपको इस सेट में दिए गए हैं, वो बोर्ड एग्जाम के किसी ना किसी सेट में एकदम रखे हुए हैं। और आपको अब मैं बताने वाला हूं फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। चलिए अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपका आ चुका है उपखंड खा। क्या आ चुका है? उपखंड खा। और उपखंड खा में अगर आप एक नज़र डालेंगे तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये जितने भी क्वेश्चन हैं, ये आप लोगों के फिजिक्स के नहीं बल्कि बायोलॉजी के क्वेश्चन है, नहीं जीव विज्ञान के क्वेश्चन है। अब जीव विज्ञान के क्वेश्चन आ चुके हैं, इसका मतलब फिजिक्स बाद में पूछी गई होगी। ठीक है, ऐसा पेपर में चलता रहता है, कभी फिजिक्स पहले पूछ देगा, कभी केमिस्ट्री पहले पूछ देगा, तो कभी बायोलॉजी पहले पूछ देगा। ठीक है, ऐसे चीज़ें चलती रहती हैं, मतलब बदल बदल के आता रहता है, कोई ज़रूरी नहीं होता कि वही पहले आएगा। फिलहाल बायोलॉजी का पहला क्वेश्चन देखेंगे, 7 नंबर, 1 नंबर मिलेगा अगर आप सही लगाओगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, 1 नंबर आपको मिलेगा इस क्वेश्चन को तैयार करने का। ठीक है, क्वेश्चन है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है। वृक्क क्या है? एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। सबसे पहले ध्यान से समझिए, वृक्क क्या है? एक तंत्र का भाग है। किससे संबंधित है? पोषण से संबंधित है, श्वसन से है, उत्सर्जन से है कि परिवहन से है? बताइए, वृक्क एक जो तंत्र का भाग है वो किससे संबंधित है? पोषण से है, श्वसन से है, उत्सर्जन से है कि परिवहन से है? तो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर आप लोगों का श्वसन। ये बिल्कुल इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, चलिए 1 नंबर मिल गया आप लोगों को, यहाँ से 1 नंबर मिल गया। चलिए फिर अगला 1 नंबर पक्का करने के लिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है कि यूरिया को अमोनिया में कौन परिवर्तित करता है? यूरिया को अमोनिया में परिवर्तित कौन करता है? भाई यूरिया है, ये अमोनिया है, तो इस यूरिया को अमोनिया में कौन परिवर्तित करता है? अग्नाशय करता है कि यकृत करता है कि आमाशय करता है कि वृक्क करता है? बताइए जल्दी से, 1 नंबर का क्वेश्चन है और 100% आपके पेपर में रखा हुआ है। बताइए सभी लोग जल्दी से कमेंट करिए, इसका आंसर बताइए। बताइए यूरिया को अमोनिया में कौन परिवर्तित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यकृत। ठीक है, ये बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए और पढ़िए। डीएनए के रज्जुक किसके द्वारा जुड़े होते हैं? बताइए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। डीएनए के जो रज्जुक होते हैं वो किसके द्वारा जुड़े होते हैं? ऑप्शन अगर आप नज़र डालेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, पेप्टाइड बंध, सहसंयोजी बंध, ग्लाइकोसाइड बंध और हाइड्रोजन बंध। ठीक है, तो देखो जो डीएनए के जो रज्जुक होते हैं, बहुत ही ज़्यादा एकदम नया क्वेश्चन है और 100% श्योर हूँ कि जो न्यू क्वेश्चन होते हैं, जो बोर्ड एग्जाम में एकदम नए क्वेश्चन आते हैं, वो कभी ना कभी नहीं 100% पेपर में आते हैं। और देख लो 2025 में ये प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। 1 नंबर आपको मिल जाएगा अगर इस प्रश्न को आपने अभी के अभी तैयार कर लिया तो। ठीक है, तो डीएनए के रज्जुक किसके द्वारा जुड़े होते हैं? तो डीएनए के जो रज्जुक होते हैं भैया, वो आपके हाइड्रोजन जो बंध होता है उसके द्वारा जुड़े होते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं जो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूं वो चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी और आप क्वेश्चन को एकदम अच्छे से नोट कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 1 नंबर यहाँ मिल जाएगा आप लोगों को। 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? यानी ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एक्सिस अम्ल या फिर एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको 4 चीज़ें दे रखी हैं और इनमें से आपको बताना पादप हार्मोन कौन सा नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आप लोग अगर ऑक्सिन को देखोगे तो ये भी है, साइटोकाइनिन भी है और एक्सिक अम्ल शायद ये भी होता है और एस्कॉर्बिक। ठीक है, एस्कॉर्बिक हो गया। ठीक है, तो एस्कॉर्बिक जो आप लोगों का है, ये जो दे रखा है, ये आप लोगों का पादप हार्मोन नहीं है। तो इसका मतलब है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल सही ये इसका राइट आंसर है। 1 नंबर आपको
यहाँ से भी मिल चुका है। उम्मीद करते हैं कि जो प्रश्न बता रहे हैं आप बिल्कुल भी नोट कर रहे होगे, यानी तुरंत नोट कर रहे होगे। और अगर आपको इस प्रकार के पेपर की PDF चाहिए है तो भैया आप कमेंट करेंगे और आपको टोटल 10 मेरे द्वारा बनाए गए 10 पेपर का PDF का लिंक आपको मिल जाएगा। और केवल आपको बहुत कम अमाउंट पे करना पड़ेगा, और ये अमाउंट आप जो पे करेंगे उससे आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो लाई जाती हैं, नेक्स्ट चीज़ें तैयार की जाती हैं। तो बहुत कम अमाउंट पे करना है, सिंगल डिजिट का अमाउंट है, यानी 10 के अंदर ही आपको पे करना होगा, 10 रुपए के अंदर ही पे करना होगा और आपको ये पूरा PDF मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल अगर आपको ये PDF चाहिए तो एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। चलिए अब आपको यहाँ हम बताने वाले हैं अगला क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन क्या होने वाला है, तो 11 नंबर क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लोगे तो भैया 1 नंबर आपको मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट 2025 के लिए। मानव मस्तिष्क से कितनी कपाल तंत्रिकाएं निकलती हैं? बहुत आसान है एकदम। ठीक है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, आपको बस याद रख लेना 12 जोड़ी। ठीक है, 12 जोड़ी जो होती हैं वो कपाल तंत्रिकाएं निकलती हैं मानव मस्तिष्क से। कहाँ से? मानव मस्तिष्क से। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो जरूर नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 की 12 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 1 नंबर मिलेगा यहाँ से आपको कि हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जो ग्लोबिन होता है वो किस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? श्वसन में, पाचन में, कि वृद्धि में, कि उत्सर्जन में? तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी लोगों का कि ये जो होता है आपका जो हीमोग्लोबिन होता है किस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका राइट आंसर आप सभी लोगों का हो जाएगा श्वसन। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो होता है ये श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, बहुत सारे लोग कह रहे होंगे उत्सर्जन में निभाता है। ठीक है, तो देखिए अगर आपको लगता है उत्सर्जन में है तो एक बार आप गूगल करके देख लीजिए, अगर सही निकलता है तो आप कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, फिलहाल मेरे हिसाब से श्वसन होगा इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़िए और 13 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर हमें कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जो लोग कमेंट करेंगे उनकी कमेंट को लाइक किया जाएगा इस दिल वाले इमोजी को दे करके। ठीक है, जितने लोग कमेंट करके बताएंगे 30 नंबर का आंसर कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है? किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है? 1 नंबर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिन लोगों को नहीं पता एक बार गूगल कर लीजिए, वरना जिनको पता है कमेंट करके जरूर हमें बताइए। ठीक है, इसके ऑप्शन भी हम आपको दिखा देते हैं। चलिए दिखाते हैं इसके ऑप्शन अब। तो चलिए देखते हैं इसके ऑप्शन। तो यहां पर देखिए गैस्ट्रीन दे रखा है, इंसुलिन दे रखा है, थायरॉक्सिन दे रखा है और पैराथॉर्मन दे रखा है। पैरथ हार्मोन। तो इनमें 4 में से कोई एक ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, अब एक ऑप्शन आपको बताना है कौन सा सही होगा। ठीक है, तो भैया मेरे हिसाब से जो आंसर आपका सही है वो कमेंट करके आप बता देंगे। मुझे तो पता है इसका राइट आंसर क्या होगा, बस आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि भाई बताएंगे कि स्टूडेंट जो मेरे छोटे बड़े भाई बहन देख रहे हैं बताएंगे कमेंट करके इसका राइट आंसर क्या होगा, तो मैं इनकी वीडियो को जो कमेंट होगा उनको लाइक करूंगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ से देखिए आपके 16 प्रश्नों तक 13 क्वेश्चन तक जितने भी प्रश्न थे वो समाप्त हो चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बताया आपके जितने भी बायो के क्वेश्चन हैं, जितने भी केमिस्ट्री के क्वेश्चन हैं। फिलहाल यहाँ से 14 से लगाकर जो 20 तक आगे के जो क्वेश्चन हैं, यानी MCQ के जो आगे के क्वेश्चन हैं, वो आपके किसके होने वाले हैं? तो वो आपके फिजिक्स के होने वाले हैं। किसके? फिजिक्स के। ठीक है, बहुत सारे लोग कह रहे होंगे फिजिक्स नहीं आ रही है, तो लीजिए भैया फिजिक्स आ चुकी है और आपको बताएंगे फिजिक्स के कौन कौन से न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, कौन कौन से न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन हैं और कौन कौन से थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं। ठीक है, जो आपको तैयार करने हैं, जो आपको देकर जाएंगे पूरे नंबर। ठीक है, चलिए सबसे पहला प्रश्न पर नजर डालिए। उपखंड ग आ चुका है। ठीक है, पहले क्वेश्चन पर नजर डालिए 14 नंबर पर। कह रहा कि एक 220 वोल्ट पर 100 वाट का ये 100 वाट कर लीजिए। ठीक है, 220 वोल्ट पर 100 वाट का बल्ब के फिलामेंट का प्रतिरोध होगा, तो इसका प्रतिरोध कितना होगा? ठीक है, तो देखो आपने एक फार्मूला पढ़ रखा होगा, ना, P = VI। ठीक है, P = VI। तो यहां से आप क्या करोगे? I का मान निकाल लोगे।
ठीक है, यहाँ से आप आई का मान निकाल लोगे और v इक्वल टू आप फार्मूला जानते हो आई आर, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से आप एक काम करोगे कि r इज इक्वल टू आपका लगा लोगे v अपॉन आई, और ऐसे करके जब आप सॉल्व करोगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 484 ओम, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या करोगे, P इज इक्वल टू v इंटू आई होता है फार्मूला, ठीक है। वहाँ से P बराबर 220 वोल्ट, ठीक है, रख दोगे, कोई दिक्कत नहीं। P बराबर 220 वोल्ट रख दोगे और 100 वाट का आपका बल्ब है, ठीक है, तो ये यहाँ रख दोगे। और इसके बाद आई आपका जो है ना वो आपको निकाल लेना है, ठीक है। जब आई आपका निकल जाएगा तो आपको क्या करना है, वी का यहाँ पर रख देना है और आर आपको ज्ञात कर लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका फार्मूला निकाल, जो आंसर है वो आप ज्ञात कर लेना। वैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 484 ओम इसका राइट आंसर होगा, और ये प्रश्न सीधा का सीधा ऐसे ही पूछ लिया जाता है। यही वैल्यू और यही क्वेश्चन और यही ऑप्शन आते हैं और बराबर क्वेश्चन पूछा गया है। 1 नंबर का ये क्वेश्चन है आप लोगों के एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए कि एक विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, तो आपको यह बताना है कि एक जो विद्युत बल्ब होता है उसका तंतु किसका बना होता है। 1 नंबर में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो एक विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वो किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। एक ऑप्शन केवल बताऊंगा टंगस्टन, उसको आपको एकदम अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। 16 देखिए, 1 नंबर मिलेगा अगर आपने अच्छे से देखा ध्यान से कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। कि समतल दर्पण द्वारा जो निर्मित प्रतिबिंब होता है उसका आवर्धन कितना होता है, एक से अधिक या फिर एक से कम या फिर अनंत, एक से कम या फिर अनंत, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए, 16 नंबर का राइट आंसर क्या होगा बताइए, कमेंट करके एक बताइए, क्योंकि भैया इसका राइट आंसर 1 होगा। समतल दर्पण द्वारा जो निर्मित प्रतिबिंब होगा उसका आवर्धन 1 होगा, ना तो लंबाई कम होगी ना तो लंबाई छोटी होगी, यानी सेम टू सेम वही रहेगा। और आवर्धन क्या होता है, यानी आवर्धन किसको कहते हैं, आपकी रियलिटी को और आपकी इमेज को। समतल दर्पण में जैसे आप देखते हो जितने बड़े आप होते हो उतने ही बड़े आप दिखाई पड़ते हो। जो आप डेली शीशे में आप खुद को देखते हो, ऐसा तो नहीं आपका मुंह बड़ा होता है शीशे में छोटा दिखाई पड़ता, नहीं। समतल दर्पण जो होता है वो असली समतल दर्पण में आपका जो चेहरा होता है बिल्कुल जैसा होता है वैसा ही दिखाई पड़ता है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताने वाला हूं अगला क्वेश्चन, जो आप नोट करने वाले 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए, एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है, तो एक गतिमान आवेशित कण क्या उत्पन्न करता है, सभी लोगों को इसका आंसर पता होना चाहिए भाई। 17 का जो राइट आंसर है वो सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका मतलब है कि भैया इसका आंसर भी आप हमें कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। जो लोग कमेंट करेंगे उनको इस वाली इमोजी के साथ लाइक किया जाएगा। 17 नंबर, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या करेंगे, सभी लोग कमेंट करेंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, कि भैया एक गतिमान आवेशित कण क्या उत्पन्न करता है। ऑप्शन 4 दिख रहे हैं और आपको एक ऑप्शन सही चुनना है और उसको कमेंट करके बताना है भाई, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए कि एक धारावाही चालक को एक समान, इसका भी आंसर आप हमें कमेंट करके बताइए कि एक धारावाही चालक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, इस प्रकार कार्य करने वाला चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात की जाती है, तो वो कौन से नियम के द्वारा ज्ञात की जाती है। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, 4 में से कोई एक ऑप्शन सही है, उसका भी आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको पहले भी बहुत बार करा चुका हूं, ठीक है। फिलहाल हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बात करते हैं। 19 नंबर 1 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, तो अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होती है उसमें परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है, परिक्तालिका द्वारा, दृष्टपटल द्वारा, पुतली द्वारा, पुतली कर लीजिए, पुतली द्वारा, या फिर पक्षमाभी पेशियों द्वारा। तो भाई इसका यही राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पक्षमाभी जो पेशियां होती हैं इनके द्वारा ही क्या होता है, अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होती है उसमें परिवर्तन किया जाता है, ठीक है। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए कि दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है, तो दूर दृष्टि दोष के कारण जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा बनता है, कहाँ पर बनता है। सबसे पहली बात आती कहाँ पर बनता है, तो प्रश्न ये बहुत आता है एग्जाम में, ये प्रश्न एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि दूर दृष्टि दोष के कारण जो प्रतिबिंब होता है वो बनता है कहाँ पर, रेटिना पर,
रेटिना के पीछे कि रेटिना के आगे कि नेत्र लेंस पर? बताइए कहाँ पर बनता है प्रतिबिंब? तो रेटिना के पीछे बनता है। कहाँ पर? रेटिना के पीछे बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए आपके जो 20 क्वेश्चन थे ना एमसीक्यू के, वो 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये प्रश्न अगर आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं तो एक काम करिए, आप इन प्रश्नों को नोट करिए और बोर्ड एग्जाम से पहले कम से कम 2 से 3 बार इनको अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। चलिए अब आपको बताने वाले हैं वर्णनात्मक प्रश्न, यानी वो प्रश्न भाई, वो प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में 50 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी तक आपने 20 नंबर के प्रश्नों को देखा और अब आप देखने वाले हैं 50 नंबर के प्रश्न। और ये 50 नंबर के प्रश्न आपको देकर जाएंगे अलग अलग तरीके के अलग अलग क्वेश्चन, जिनको आपको करना होगा तैयार। इस वीडियो में अगर आप बने रहोगे अंत तक तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप कैसे 50 में 50 नंबर ला सकते हो। ठीक है, तो चलिए वर्णनात्मक प्रश्न देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे उपखंड का, यानी भैया उपखंड का में सबसे पहले क्या देखेंगे? तो देखिए यहां पर नजर डालिए। सबसे पहला प्रश्न यहां दे रखा है कि निम्न अभिक्रियाओं पर टिप्पणी लिखिए। यानी यहां पर आपकी आ चुकी है केमिस्ट्री, यानी रासायनिक विज्ञान आ चुकी है। ठीक है, क्या आ चुकी है? रासायनिक विज्ञान। ठीक है, रासायनिक विज्ञान आ चुकी है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। कि पहला प्रश्न देखिए कि कह रहा है कि आप ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं से क्या समझते हैं? उदाहरण सहित उदाहरण दीजिए। देखो आप मतलब कि आपको बताना है, तो आप ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी जो अभिक्रियाएं होती हैं इनको क्या करिए, आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। बहुत आती हैं बोर्ड एग्जाम में, 2 नंबर की पूछी गई, यानी 1 नंबर इसका 1 नंबर इसका, टोटल 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। साथ में इसकी एग्जाम्पल भी आपको देना है। एग्जाम्पल में आप क्या दोगे? तो इसकी भाई रिएक्शन दे दोगे, एक रिएक्शन करा दोगे और आपको मिल जाएंगे यहाँ से 2 नंबर। ठीक है, इसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन, श्वसन को क्यों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया माना जाता है, समझाइए। ये भी 2 नंबर में पूछा गया है। यानी ऊष्माक्षेपी जो अभिक्रिया होती है उसको श्वसन, यानी श्वसन को ऊष्माक्षेपी, यानी जो श्वसन की अभिक्रिया होती है उसको ऊष्माक्षेपी क्यों कहा जाता है, आपको समझाना है। 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन ये आपको गूगल या यूट्यूब पर सर्च करोगे आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, जो लोग ये कमेंट करेंगे इनका सॉल्यूशन भैया चाहिए, तो एक काम करो, मैं अगर आपको सॉल्यूशन बताऊंगा ना तो कम से कम आपका 3 से 3.5 घंटा निकल जाएगा पूरा का पूरा सॉल्यूशन कराने में। तो इतना काम तो आपको बनता है कि इनके सॉल्यूशन को आप स्वयं से ढूंढो। मेरा कर्तव्य ये है कि मैं आपको क्वेश्चन बताऊं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और पेपर का तरीका आपको बताना है। और इस तरीके से अगर आप पेपर के सॉल्व कर लेते हो ना एक बार घर में बैठ करके, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपको बोर्ड एग्जाम में भाई 70 में कम से कम 65 नंबर लाने से कोई नहीं रुक सकता। इस बात की गारंटी है। जो स्टूडेंट इस वीडियो को पूरा देखता है वो बोर्ड एग्जाम में ये नहीं कहेगा कि सामाजिक विज्ञान या विज्ञान या इंग्लिश का या फिर किसी का भी पेपर हमको समझ में नहीं आया था, हमने पेपर पूरा नहीं कर पाया था। और इस पेपर को देखने के बाद आपके अंदर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल अब हम आपको बताने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है कि निम्न अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए तथा उसके बाद में संतुलित कीजिए, यानी संतुलित समीकरण लिखिए। तो सबसे पहली बात तो यही है कि क्या करना है आपको। तो ऐसे जब क्वेश्चन आए तो सबसे पहले शब्द समीकरण लिखो। अगर आप शब्द समीकरण नहीं जानते क्या होता है तो इससे पहले आपको ये यूट्यूब पर सीखना है जाकर कि शब्द समीकरण किसे कहते हैं और फिर संतुलित समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर में आता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है कि जो अभिक्रिया है उसका शब्द समीकरण लिखना है, फिर उसे संतुलित करना है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की नमी फुप्र देबों में डब्बों में रखने चाहिए। प्रूफ डब्बों कर लीजिए, डब्बों में रखने चाहिए, क्यों, ये बताना है आपको। अगला क्वेश्चन नंबर 2, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जाली अभिक्रिया लिखिए। ठीक है, तो ये हो गए आपके 2 क्वेश्चन जिनको आपको सबसे पहले शब्द समीकरण लिखना है और इसके बाद इनको संतुलित भी करना है। ठीक है, चलिए अब आपको बताने वाले हैं अगला क्वेश्चन जो कि 2 नंबर में पूछा गया है।
अब देखो, आपके बोर्ड एग्जाम में जो मैं पेपर कराता हूं ना, वो ऐसे फेक पेपर नहीं होते हैं, वो पेपर एकदम रियल होते हैं। जो क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं वैसे ही पेपर होते हैं ये। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए कि एस्टर की एसिटीकरण अभिक्रिया लिखिए। अब टिप्पणी आपके बोर्ड एग्जाम में आती हैं, तो भाई मैंने टिप्पणी से क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि एस्टर जो होता है उसकी एसिटीकरण की एक अभिक्रिया होती है, वो आपको लिखना है। 2 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे। तुरंत तैयार कर लीजिए, ये प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला आप लोगों का क्वेश्चन नंबर ये देखिए। अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था जिसमें मैंने आपको 2 नंबर का प्रश्न बताया था। ठीक है, तो वो वाला 2 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, ये वो वाला 2 नंबर का क्वेश्चन ये हो गया, और ये जो क्वेश्चन दे रखा 2 नंबर का ये हो गया। दोनों को अगर आप जोड़ दोगे तो 4 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन, मिसेल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी भाई आपको मिसल क्या होता है, ये क्या होता है, ये सारी जानकारी आपको लिखनी है, टिप्पणी लिखनी है मतलब इसकी। ठीक है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये समझ लीजिए आप। ठीक है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। शुरुआत के 3 प्रश्न जो थे वो 2-2 नंबर के थे। ये मान के चलो कि जो प्रश्न थे वो 4 नंबर के पूछे गए थे। ठीक है, अब यहाँ पर जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो 6 नंबर के होंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन होंगे, एक करना रहेगा। जैसे कि एक ये क्वेश्चन हो गया और आपका एक ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना रहता है। तो पहला प्रश्न है कि एस्टर से आप क्या समझते हो। ठीक है, उदाहरण सहित समझाइए। एथिल एसीटेट के जल अपघटन की आपको अभिक्रिया लिखनी है, और एसिटिक अम्ल के मुख्य उपयोग आपको लिखने हैं। 6 नंबर में वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लो। 2025 में ये क्वेश्चन रखा हुआ है किसी ना किसी सेट में, बस आपको तैयार करना है एक बार इसे। ठीक है, बस इसको तैयार करना है, ये पेपर में आपको एकदम रखा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की बात करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, जो लोग ये चाहते हैं कि हम एक ऐसा प्रश्न नहीं करना चाहते, हम तो जल्दी से चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं, तो देखिए आपके लिए बोर्ड एग्जाम में आती हैं अलग से अथवा में क्वेश्चन। और अथवा में जब क्वेश्चन आ जाता है कि क्या होता है जब, तो बहुत सारे स्टूडेंट के अंदर खुशी आ जाती है क्योंकि वो बहुत अच्छे से और जल्दी इनको कर लेते हैं। लेकिन जो लोग रिएक्शन को नहीं करना चाहते, अभिक्रिया को करना नहीं जानते, वो फिर यही वाले क्वेश्चन को करेंगे। तो क्या होता है जब, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। तो देखिए केवल रासायनिक समीकरण में ये 3 क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। एथेनोइक अम्ल की एथेनॉल के साथ में सांद्र H2SO4 अभिक्रिया होती है तो क्या होता है। यानी क्या होता है जब एथेनोइक अम्ल की एथेनॉल के साथ में सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया होती है, तो बताइए क्या होता है। कराएंगे आप लोग अभिक्रिया तो आपको पता चल जाएगा। सेकंड देखिए कि एथेनोइक क्या होता है जब एथेनोइक अम्ल की सोडियम के साथ अभिक्रिया होती है। ऐसे तीसरा देखिए कि क्या होता है जब एथेनोइक अम्ल की सोडियम बाई कार्बोनेट से अभिक्रिया होती है। माय डियर स्टूडेंट, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि जितने भी क्वेश्चन थे लगभग केमिस्ट्री के, जो बड़े बड़े क्वेश्चन थे जो लिखने पड़ते हैं आपको कॉपी में, जो OMR शीट में नहीं करने पड़ते हैं, जो पेपर में लिखने पड़ते हैं, वो प्रश्न केमिस्ट्री के समाप्त हो चुके हैं। ठीक है, और ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेने हैं भाई। अब चलिए अब बात करने वाले हैं उपखंड खा की। तो चलिए उपखंड खा को देखते हैं। उपखंड खा में देखिए क्या पूछा गया आपसे। तो उपखंड खा में अगर हम बात करें तो भाई बायोलॉजी पूछी गई है। ठीक है, बात साफ सीधी है, बायोलॉजी आई है। सबसे पहला क्वेश्चन 4 नंबर का आया है। इसके बाद फिर से दूसरा क्वेश्चन भी 4 नंबर का है, लेकिन उसमें 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि 5वां क्वेश्चन है। 50 नंबर के क्वेश्चन में से आगे के 4 क्वेश्चन तो बायो के केमिस्ट्री के ही थे। ठीक है, तो देखिए 5वां क्वेश्चन है कि वास्तु नहीं होगा, वाष्प होगा। ठीक है, वाष्प उत्सर्जन से वाष्प। ठीक है, इसको वाष्पो कर लीजिए, वाष्पो उत्सर्जन, ये शायद वाष्पो उत्सर्जन था। ठीक है, तो वाष्पो उत्सर्जन से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख कारक कौन कौन से हैं, इसके प्रभावी कारकों का उल्लेख कीजिए। बहुत ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4 नंबर में पूछे जाने वाला। ठीक है, वाष्पो उत्सर्जन बहुत आता है भाई, बताने की जरूरत ही नहीं। वाष्पो उत्सर्जन, उत्सर्जन, पाचन, श्वसन, ये प्रकाश संश्लेषण, ये रिपीटेड टॉपिक हैं। ठीक है,
चलिए इसको अगर आप तैयार कर लोगे फिर अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन तैयार करोगे कि रंध्र यानी एस्टोमेटा क्या है, ये कहाँ पाए जाते हैं, इनकी उपयोगिता लिखिए। ये 2 नंबर में क्वेश्चन आता है बहुत एकदम, और आपको गूगल या यूट्यूब से इसका आंसर ढूंढ लेना है, या तो किसी बुक से आप ढूंढ सकते हो, आपका जरूरत जहां से आप ढूंढो। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका होती है, समझाइए। 2 नंबर आपको मिल जाएंगे अगर आप अच्छे से इसको भी तैयार कर लोगे, ठीक है। फिलहाल अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो पूछा गया है 6 नंबर में, जिसमें पूछे गए टोटल 3 क्वेश्चन, जो कि 2 + 2 + 2 यानी 6 नंबर के हैं। 3 क्वेश्चन है 6 नंबर के। तो चलिए सबसे पहले देखिए, निम्नलिखित को उदाहरण देकर समझाना है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि स्वपोषी तथा परपोषी पोषण में 2 अंतर लिखिए, ठीक है। बहुत आता है एग्जाम में स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण, और अंतर वाले जो प्रश्न होते हैं जरूर आते हैं। तो अंतर वाले प्रश्नों में से तो एक ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया, ठीक है। फिर और अंतर वाले प्रश्न बताते हैं कि और कौन से इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं माय डियर स्टूडेंट, तो देखिए ये वाला क्वेश्चन, इसको देखिए, श्वसन को परिभाषित कीजिए, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा देखिए 2 नंबर में कि मेंडल के जो प्रभाविता, ठीक है, प्रभाविता का जो नियम होता है उसको आपको समझाना है। ये 2 नंबर मिलेगा, ये नंबर 2 देगा, और आगे वाला प्रश्न वो 2 नंबर देगा। तीनों को अगर आप कर लोगे तो टोटल 6 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए अगर आपको ये प्रश्न नहीं करना, मान लीजिए ये प्रश्न आपको नहीं करना है, तो अथवा हमें आपको ये प्रश्न करना होगा, जो कि आता है थोड़ा सा लॉन्ग में, पूरा लिखना रहता है कि अनुवांशिकता से आप क्या समझते हैं, अनुवांशिकी का जनक किसे माना जाता है, संक्षेप में वर्णन कीजिए। 6 नंबर का ये आता है, 6 नंबर का ये भी आता है, और आपकी पसंद है कि आप कौन सा प्रश्न करना चाहते हो और आपको कौन सा प्रश्न जल्दी आपसे होगा, ये आप स्वयं से डिसाइड करेंगे, ठीक है। चलिए फिलहाल अब मैं आपको बताने वाला हूं अगला खंड, जो कि उपखंड गा होने वाला है, और इस 50 नंबर का लास्ट खंड होने वाला है। तो चलिए बात करते हैं उपखंड गा की। तो उपखंड गा में अगर मैं बताऊं तो भैया यहाँ पर देखिए 8, 9 और एक और होगा शायद 10 क्वेश्चन, ठीक है। तो टोटल 3 प्रश्न आते हैं। तो देखिए सबसे पहले 4 नंबर में ये प्रश्न है और 4 नंबर में ये प्रश्न है, बीच में अथवा यानी दोनों में से कोई एक प्रश्न ही करना है। तो चलिए नोट करिए कि एक अवतल दर्पण, अब यहाँ पर ये न्यूमेरिकल पूछा गया है। क्या पूछा गया है? न्यूमेरिकल, ठीक है। क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, इसके सामने एक वस्तु है जो कि 15 सेंटीमीटर दूर रखी है, ठीक है। आपको क्या करना है? प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है और इसका किरण आरेख भी आपको बनाना है, तब जाकर के आपको 4 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा, और इस टाइप के प्रश्न आपको एग्जाम्स के लिए तैयार करके जाने हैं। कम से कम 3 से 4 प्रकार के क्वेश्चन आपको ऐसे तैयार करने हैं, जिसमें आपको क्या करना है कि इसी टाइप के प्रश्न तैयार करने होंगे, ठीक है। अब अगर आप ये प्रश्न नहीं करना चाहते तो आप ये करेंगे, जिसके थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है थोड़ा सा। क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण से किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किरण आरेख आपको बनाना है, और इस दर्पण का कोई एक उपयोग भी आपको लिखना है, ठीक है। चलिए तो 4 नंबर में से 2 प्रश्न थे, आपको एक करना रहना था, तो आप चाहे ये कर सकते हो चाहे आप ये कर सकते हो, ठीक है, आपकी चॉइस। फिलहाल अगला क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 में भी 2 प्रश्न है, 4-4 नंबर के, एक करना रहता है। तो सबसे पहले हम पहला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर भी आपका न्यूमेरिकल पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पर भी न्यूमेरिकल आया है, देखते हैं कौन सा न्यूमेरिकल है। इंपॉर्टेंट दिख रहा है भाई। 5 सेंटीमीटर लंबाई की कोई वस्तु है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर लंबाई की कोई वस्तु है जो कि 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। अब आपको प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है और आपको प्रकृति बतानी है, और इसे में आपको प्रकृति तथा जाकर ज्ञात कीजिए। ये जाकर क्या है पता नहीं, प्रकृति ज्ञात कीजिए, ठीक है। इतनी चीजें आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर लंबाई की कोई एक वस्तु है जो कि 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है, ठीक है। और आपको प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति ज्ञात करनी है, ठीक है। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो ये रहा एक थ्योरी वाला क्वेश्चन, ठीक है। थ्योरी वाला क्वेश्चन जिसको आपको करना होगा, ठीक है। तो देखो
समरूप चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल किन बातों पर निर्भर करता है? बल की दिशा, बाल नहीं होगा बल होगा, ठीक है। तो बल की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है, ठीक है। तो ये नहीं करना चाहते तो आप ये कर सकते हो क्वेश्चन, ठीक है। और ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आप नोट कर लीजिए कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में, मतलब कि जैसे समरूप चुंबकीय क्षेत्र है, अब इसके बीच में कोई एक हम धारावाही चालक रख दें, तो इस चालक तार में, ठीक है, तो इस धारावाही चालक तार पर बल किन बातों पर निर्भर करता है, यानी जो बल है, ये धारावाही जो चालक है, अब इसमें बल एक कार्य करेगा, तो वो जो बल है वो किन किन बातों पर निर्भर रहता है, वो आपको इस क्वेश्चन में बतानी रहती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल में बहुत आता है, आपको जरूर देखने को मिलेगा आपके पेपर में, ठीक है। चलिए अब हम बताने वाले हैं 6 नंबर वाले प्रश्न। चलिए यहाँ पर नजर डालेंगे आप लोग, तो आपको दिखेंगे 3 प्रश्न जो कि 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर यानी 6 नंबर के टोटल, ठीक है। या पर यहाँ पर देखिए, जैसे आप लगातार देखते चले आ रहे थे, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, और यहाँ फिजिक्स में, बायो में और केमिस्ट्री में, और यहाँ फिजिक्स में भी, कि भाई एक प्रश्न जो होते थे उसमें 2 से 3 पूछ लिए जाते थे, लेकिन एक प्रश्न ऐसा आता था जहां पर एक अकेला होता था और वो प्रश्न आपको 6 नंबर देकर जाता था, ठीक है। तो जैसे कि इसमें 10 नंबर क्वेश्चन देखोगे कि यदि कोई धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र को, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो, लंबवत हो या 60 डिग्री के कोण बनाते हुए रखा जाता है, तो चालक पर लगने वाला बल का सूत्र ज्ञात कीजिए, ठीक है। जब समांतर हो, एक धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई समांतर हो, लंबवत हो, 60 डिग्री का कोण बनाता हो, तो उस टाइम आपको जो उसका सूत्र है वो क्या होगा, वो ज्ञात करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करना है तो भैया इस क्वेश्चन को करो, 6 नंबर आज मिलेंगे आपको। और मैं फिर से इसके लिए भी बोल दे रहा हूं कि ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप अथवा में ये करना चाहते हो तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि किसी विद्युत बल्ब की सामर्थ्य उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ऊपर वाला, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन 6 नंबर का ये भी है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं जो लोग शुरू से लेकर के अंत तक जुड़े रहे हैं ना, मैं ये गारंटी के साथ कहता हूं कि भाई आपने अगर पूरी वीडियो को देखा है तो इस बात की मेरी आपसे गारंटी है कि बोर्ड एग्जाम में जब आप पेपर देने बैठोगे ना, तो पूरा पेपर का फॉर्मेट आपके सामने होगा, हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा और आपको हूबहू वही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो मैंने आपको इस पेपर में क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है। पूरी वीडियो को आपको अंत तक देखना है, एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार करके जाना है। बोर्ड एग्जाम में आपको ये विज्ञान का वायरल पेपर आपके अंदर 70 में 65 नंबर लाने की शक्ति पैदा कर देगा, ठीक है। मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।